वेलकम फ्रेंड्स। इंडियन फिजिकल फीचर्स का हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडिया का एक जो फिजिकल फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट जो था माउंटेन वो डिस्कस किया था। सेकंड में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फिजिकल फीचर्स में जो है वो प्लेन कि जो प्लेन है वो कौन कौन से हैं जो भारत के अंदर या इंडिया के अंदर पाए जाते हैं और उनका मैन्युफैक्चर किस प्रकार से हुआ है, वो एरिया वाइज कहाँ लोकेटेड है। तो जो मैंने आपको हिमालय का स्ट्रक्चर यहाँ से बताया था कि हिमालयन रेंज है पूरी की पूरी, जस्ट उस हिमालयन रेंज के नीचे की साइड की बात करूँ, साउथर्न साइड की बात करूँ, तो एक ट्रायंगल शेप में, ठीक है, इसे हम नॉर्थर्न प्लेन के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, मतलब ये जो इंडियन प्लेन है इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है इसके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो मेनली जो ये नॉर्थर्न प्लेन है इसका फॉर्मेशन 3 रिवर्स के अकॉर्डिंग हुआ है, जिसमें से जो मेनली एक रिवर है वो है इंडस, जिसे आप सिंधु के नाम से जानते हैं, जो निकलती है चाइना का जो मानसरोवर एक लेक है उसके पास में ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है। उस ग्लेशियर का नाम है सानोख्या बाग, उसका नाम है सानोख्या बाग, जहां से इंडस रिवर निकलती है, ठीक है, जिसका एंड पॉइंट होता है अरेबियन सी। तो जो इंडस रिवर है वो अरेबियन सी के अंदर जाकर के खत्म हो जाती है, लेकिन इसका जो पूरा बेल्ट है, एक बेसिन है, ये आगे चल करके क्रिएट करता है पूरा के पूरा प्लेन को। मतलब कि इंडस रिवर साथ में यहाँ से निकलने वाली एक और रिवर है जो निकलती है मानसरोवर के राकस ताल से, जिसे हम सतलज के नाम से जानते हैं। तो जो सतलज रिवर है, इस इंडस, सतलज एंड यहीं से निकलने वाली एक रिवर है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और साथ में एक रिवर जो उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, जिसे हम गंगा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेनली देखा जाए इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये जो 3 रिवर्स हैं इनके कारण से इस प्लेन का निर्माण हुआ है। अब इस पूरे प्लेन का जो एरिया है वो 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी जो टोटल लेंथ है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मैं बात करूँ तो 2400 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और अगर इसकी ब्रीथ की, इसकी चौड़ाई की बात करूं तो कितनी है, तो ये हर जगह अलग अलग देखने को मिलती है, मतलब 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक का इसका पूरा एरिया हो सकता है। अब मतलब कि हर एक स्टेट की अपनी अलग लोकेशन है, एक एरिया है, उसके फीचर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो ब्रीथ है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन अगर मैं प्लेन की बात करूं तो जो इंडस का और सतलज नदी का जो मेन प्लेन है, मतलब पंजाब वाला बेल्ट है, वो आधे से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर चले गया है। लेकिन हमें उसकी बात करनी है जो भी इंडिया के पास है, ठीक है। तो आप सभी को ये पता है कि ये पूरा एक माउंटेन रेंज है, और कहीं ना कहीं इन रिवर जब यहाँ से होकर के आती है तो ये अपने साथ में बजरी का मैंने प्रोनाउंसिएशन किया था उसको साथ में लेकर के आती है। तो जब किसी भी प्लेन का फॉर्मेशन होता है, ये नॉर्थर्न प्लेन है, जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1, 2, 3, 4। सबसे पहला है भादर, दूसरा है तराई, फिर भादर, तराई, भादर, बांगल एंड खादर। ये मेजर इसके 4 पार्ट है।
सबसे पहले जो भादर पार्ट आता है, इस पार्ट में बजरी की प्रायोरिटी होती है। और ये मैनली देखा जाए तो जो मैंने माउंटेन रेंज हिमालय का पढ़ाया था, उसकी जो शिवालिक सीरीज है उसी का एक हिस्सा है। और तराई वापस से जहां से रिवर मतलब बजरी का एंड होता है, वापस से जब पानी बाहर निकलने लगता है तो ये तराई प्रदेश, मतलब ये दो तो शिवालिक के ही पार्ट हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर देखा जाए एल्यूवाइज सॉइल और इस प्लेन के मैन्युफैक्चर में इन चारों का मेन रोल होता है। इसके अकॉर्डिंग जो मेन चीज होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है बांगर एंड खादर। तो जो बांगर है इसमें ओल्ड ओलिवाइन सॉइल पाई जाती है, जिसका मतलब ये है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, मतलब जो रिवर अपने साथ बहा करके लाई है वो, ये उपजाऊ होती है। और जो इसके बाद में लास्ट वाला बचता है खादर। तो इस प्लेन के अंदर जो खादर है, इसमें रिवर के द्वारा जो भी सॉइल लेकर के आई वो इस बेल्ट में बिछा दी जाती है। मतलब इसकी जो सॉइल है एल्यूविलाई वो बिल्कुल न्यू है, अभी अभी बनी है। तो इन दोनों में बस आपको मेजरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नवीन जलोढ़ मिट्टी या न्यू एल्यूविलाई सॉइल कौन सी है। आपको यही चार ऑप्शन रहेंगे, आपको खादर चूज करना होगा। सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, तो आपको बांगर चूज करना होगा। और मेनली अगर देखा जाए सभी सॉइल में सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सी है, तो एल्यूवाइल सॉइल की बात होती है, जो इन दोनों के अंतर्गत आती है। अब देखा जाए तो इसका एरिया तो 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है, लेकिन ये इंडिया की 43% पॉपुलेशन के लिए अनाज उत्पादन करता है। मतलब कि लगभग अप्रोक्स 50%। ठीक है, एरिया इसका 1/4 की समथिंग है इंडिया का, उससे भी कम है, लेकिन 43% पॉपुलेशन का। लेकिन अगर मैं कहूं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं, जनसंख्या घनत्व की बात करूं, तो यहाँ बहुत ज्यादा है। उसका मेन रीजन ये है कि ये जो पूरा बेल्ट है कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन के हिसाब से या उत्पादन के हिसाब से बहुत ज्यादा अहम माना जाता है। ठीक है, तो ये मेनली 4 पार्ट हैं। अब इसमें मेन रिवर कौन सी हो गई, एक तो ये हो गई अपनी इंडस। ठीक है, इंडस के बाद में गंगा। ठीक है, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बताया है कि कौन कौन सी रिवर के बीच में ये है। लेकिन इंडस और सतलज के बीच का जो बेल्ट है वो तो मेनली चले गया है किसके पास में, पाकिस्तान के पास में। लेकिन फिर भी सतलज वाला कुछ हिस्सा, मतलब यहाँ वाला जो है वो पंजाब वाला आज भी हमारे पास है, मतलब पंजाब स्टेट। ठीक है, पंजाब का मीनिंग भी मैंने आपको नहीं बताया तो मैं बता देता हूं। पंजाब 2 शब्द से मिलकर के बना है, पंच धन आप। पंच का मतलब होता है 5 और आप का मतलब होता है पानी या वाटर, मतलब 5 पानी, मतलब 5 नदियों का पानी इससे होकर के गुजरता है स्टेट से, इसका लिए इसका नाम पंजाब रखा गया है। इसी में आप पढ़ते हैं दोआब। दोआब का मतलब होता है 2 पानी, मतलब 2 रिवर के बीच का स्थान। ठीक है, चलिए इस प्लेन के बाद में मैं आपको समझाता हूं प्लेटियू। इंडियन फिजिकल फीचर्स में हम थर्ड पार्ट प्लेटियू डिस्कस करते हैं। अगर देखा जाए कि इंडिया में प्लेटियू का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो एक मैच के आकार का, मतलब इंडिया का जो प्लेटियू है वो एक मैच के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, या अगर इसमें भी 2 टाइप्स हैं, एक देखा जाए तो मिडल हायर लैंड और एक मेनली ट्रायंगल शेप का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जब कल माउंटेन पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये बताया था कि एक सतपुड़ा रेंज है और एक विंध्याचल रेंज। इन दोनों को एक बीचों बीच से, मतलब मिडिल से होकर के अमरकंटक नामक एक स्थान से एक रिवर निकलती है जिसे हमने नर्मदा नाम दिया था। जिसके मैं नॉर्थ की बात करता हूं। ठीक है, तो यहां पर एक प्लेटियू है जिसे हम कहते हैं मालवा प्लेटियू। ठीक है, तो ये जो मालवा है ये कहीं ना कहीं इसका एक हायर रेंज, मतलब जितनी भी रिवर्स हैं जो नॉर्थ की ओर से साउथ की ओर आती है वो यहां तक तो इस डायरेक्शन में आती है, लेकिन इसके बाद वो ईस्टर्न की ओर कहीं ना कहीं एक फ्लो करने लग जाती है। उसका मेन रीजन है कि जो मालवा का प्लेट्यू ये कहीं ना कहीं एक मैच की तरह ऊंचा या मिडिल में होने के कारण इन रेंज से भी थोड़ा सा सिमिलर दिखाई देता है। इन्हीं के साथ में 2 प्लेट्यू और हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर ही आते हैं, लेकिन थोड़े से स्ट्रक्चर उनके अलग हैं, इसलिए हम उन्हें अलग अलग लिखते हैं। एक तो हो गया बुंदेलखंड और एक है बघेलखंड। ठीक है, इन्हीं के आगे एक स्टेट पड़ती है झारखंड। ठीक है, इस झारखंड स्टेट में अगर मिनरल्स की बात करूं, सबसे ज्यादा मिनरल्स पर्टिकुलर कौन से प्लेट्यू के अंतर्गत हैं, तो वो है छोटा नागपुर।
ठीक है, छोटा नागपुर पड़ता है झारखंड। अब इसके अलावा भी अगर मैं कहूं सतपुड़ा के या नर्मदा के साउथ में प्लेट्यू पूरा के पड़ता है जिसे हम कहते हैं दक्कन प्लेट्यू या पेनिसुला प्लेट्यू, ठीक है, दक्कन, ठीक है, ये ऐसे पेनिसुला प्लेट्यू या साउथर्न प्लेट्यू के नाम से भी हम डिस्क्राइब करते हैं। इस प्लेट्यू का मेनली अगर देखा जाए तो फिजिकल फीचर थोड़ा सा एक अलग देखने को मिलता है। उसका मेन मीनिंग ये कि इसका जो ईस्टर्न कोस्ट है और ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, इन दोनों पर जो माउंटेन है इनके बीच में है। साथ में ये जो साउथ वाला पार्ट है इसमें भी यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि एक दो माउंटेन रेंज पड़ती है, एक तो थी नीलगिरी और एक थी अनाई मलाई, ठीक है, जो कि अनाई मुड़ी का पार्ट थी। तो इन दोनों के नॉर्थ में और सतपुड़ा के साउथ में या नर्मदा के साउथ में और दोनों कोस्ट मतलब ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों के मिडिल में इसका एक पर्टिकुलर अपना एरिया है। और ये जो पूरा प्लेट्यू बना हुआ है ये मतलब बना हुआ है आग्नेय चट्टानों का, या मैं कहूं कि वो चट्टानें जो ज्वालामुखी से निकली हुई है, मतलब कि एग्नीशियन रॉक्स का बना हुआ। इंडियन फिजिकल फीचर्स का हम फोर्थ पार्ट इंडियन डेजर्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडियन डेजर्ट की हम जब भी बात करते हैं तो एक सीधी सी चीज निकल करके आती है थार डेजर्ट, ठीक है। अगर उसकी लोकेशन की बात करूं तो वो दो कंट्रीज में बिलोंग करता है, मतलब एक तो अपना इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। इन दोनों में ही ये फैला हुआ है, ठीक है, मतलब इसका एरिया है। और खास करके देखा जाए कि इसका फॉर्मेशन किस प्रकार की सॉइल से हुआ है तो सैंडी सॉइल से हुआ है, ठीक है। और जो डेजर्ट वाला पूरा एरिया है यहाँ पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ बेल्ट ऐसे हैं जैसलमेर की साइड में जहाँ करते हैं, लेकिन उन्होंने उस मिट्टी को इस प्रकार से फर्टाइल किया है जिससे वो आज वहां पर खेती कर पा रहे हैं। लेकिन जो डेजर्ट की सॉइल है वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है। और दूसरी बात देखा जाए तो यहाँ की जो वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर से भी कम होती है, पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात इंडियन डेजर्ट के लिए ये अच्छी है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या या पॉपुलेशन कौन से डेजर्ट में रहती है, मतलब कि एक तो ऐसी जगह जहां पे किसी भी प्रकार का खाद्य उत्पादन नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी वहां लोग रहते हैं और वो भी सबसे ज्यादा, तो वो है इंडियन डेजर्ट, मतलब अपना थार, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो डेजर्ट कौन सा है जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, या निवास करती है, तो वो हो जाएगा थार डेजर्ट, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चरिंग किसके हुआ है, ठीक है, सैंडी सॉइल से हुआ है। अब इसमें पर्टिकुलर क्या होता है कि इसके ट्यून्स मतलब टीले रूप में ये पाई जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर अगर पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री की बात करूं जहां डेजर्ट है तो वहां पर भी एक फिक्स पर्टिकुलर कोई बाउंड्री नहीं है, वहां तार की जाली रख दी जाती है, लेकिन वो आज यहाँ है तो कल पाकिस्तान की बाउंड्री में होगी। उनमें कुछ भी ऐसी सिमिलर चीजें नहीं है कि भैया यही बाउंड्री है अपनी, ठीक है। तो अब मैं आपसे सेकंड मतलब डेजर्ट के बाद में जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में फिफ्थ चैप्टर इसका या फिफ्थ पार्ट डिस्कस करने वाला हूं वो है कोस्टल प्लेन्स या कोस्टल लाइंस। कोस्टल लाइंस यहाँ पर गुजरात से लेकर के ये पूरी क्लियर होते हुए यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक आती है, ठीक है। इसको समझने से पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि इनके साथ में कौन कौन से माउंटेन चलते हैं। तो अगर वेस्टर्न कोस्टल की बात करूं तो इसके साथ में सह्याद्री चल रही थी और इधर जितने भी माउंटेन थे वो ब्रेक थे, मतलब कि एक पर्टिकुलर उनकी लिंक नहीं थी, ठीक है। तो जो गुजरात है अब इनको हमने अलग अलग इनकी कोस्ट लाइन में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गुजरात का जो पूरा बेल्ट है, ठीक है, ये एक प्रकार से क्रिक का निर्माण करता है, इसलिए यहाँ की कोस्ट लाइन सही नहीं है। लेकिन नीचे देखा जाए तो महाराष्ट्र प्लस गोवा, इनकी जो एक पूरी की पूरी ये जो कोस्ट लाइन है इसको अपन कहते हैं कोंकण, ठीक है, ठीक है, कोंकण कोस्ट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में नीचे आ जाता है गोवा के जस्ट, ठीक है। साउथ में बात करूं तो स्टेट आती है कर्नाटका, और कर्नाटका में मेनली इस पूरी कोस्ट को अपन कहते हैं केनरा, ठीक है। और एक नाम से और इसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर एक लैंग्वेज बोली जाती है कन्नड़, तो ये कन्नड़ भी कहलाता है,
ठीक है। इसके बाद में यहां पर केरला आ जाता है। ठीक है, तो केरला की जो कोस्ट लाइन वाला पूरा बेल्ट है उसे अपन कहते हैं मालाबार। ठीक है, इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल के पास में सुंदरवन का डेल्टा बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसे नहीं लेते हैं। इसके नीचे एक स्टेट पड़ती है उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा की जो स्टेट है, इसका जो पूरा ये कोस्ट लाइन है, इसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश पड़ता है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश वाला है, ठीक है, ये देखा जाए तो यहां पर गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है। ठीक है, और गोदावरी प्लस कृष्णा का डेल्टा है। और उत्तरी सरकार में देखा जाएगा तो महानदी का है। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है ये पड़ता है गोलकुंडा। मतलब इस पूरे कोस्ट को अपन क्या बोलते हैं? गोलकुंडा। ठीक है, अब इसके नीचे जो पड़ता है वो पड़ता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की जो कोस्ट लाइन है अपन उसको कहते हैं कोरोमंडल। तो ये जो इलाका है, ये इसके अगर देखेंगे कोस्ट लाइन के साथ में, तो इस साइड में एक माउंटेन रेंज चलती है और बीच में प्लेट्यू है ट्रायंगल शेप का, और इधर भी माउंटेन चलते हैं। लेकिन इन प्लेट्यू के बीच में और इन माउंटेन के बीच में ये जो पूरा बेल्ट है इन रिवर वाला, इसमें ये चीज पाई जाती है। मतलब कि इन रिवर के साथ साथ में ये बेल्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो देखा जाए जब भी हम कोस्टल प्लेन की बात करें तो इन रिवर के द्वारा जितनी भी मिट्टी, मतलब ये जब पर्टिकुलर किसी भी बे में, मतलब इस साइड जितनी भी रिवर वो बे ऑफ बंगाल में मिलेगी, इस साइड अरेबियन सी में मिलेगी, तो ये जब मिलती है तो ये क्या करती है कि जितनी भी मिट्टी अपने साथ बहा करके लाती है वो बिछा देती है इस एरिया में। ठीक है, जिससे ये पर्टिकुलर कोस्टल प्लेन्स का निर्माण करती है। अब यहाँ की जो सॉइल है वो एलिवाइल सॉइल है। इंडियन फिजिकल फीचर्स में हम 6th चैप्टर आइलैंड डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया का जो साउथर्न वाला पार्ट है, इसके पेनिसुला के आइट साइड में बहुत सारे आइलैंड के ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से 2 ऐसे मैनली हैं जिनको हमने यूनियन टेरिटरी भी कहा है, हालांकि मैं कहूंगा इसे 4 हैं। ठीक है, एक अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव एंड अपना पुदुचेरी। तो ये 4 ऐसे आइलैंड के ग्रुप हैं जिन्हें हम यूनियन टेरिटरी का भी दर्जा देते हैं। एंड में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। ठीक है, तो लक्षद्वीप की लोकेशन क्या है? तो ये पड़ता है अरेबियन सी के अंदर। लक्षद्वीप किसके अंदर आता है? तो अरेबियन सी के अंदर आता है। कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है? तो 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कितने का ग्रुप है? तो 36, या कभी-कभी कोई बुक्स 37 बताती है, लेकिन मेजरली 36 चलता है। तो 36 आइलैंड का एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि एक पूरे लक्षद्वीप को कंप्लीट करता है। लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो है कावारत्ती। ठीक है, और इसका जो एक पिटली है, यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है। कौन से आइलैंड पे? पिटली पर बर्ड सेंचुरी है। और अगाती इसका जो आइलैंड है उसके ऊपर एक एयरपोर्ट है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो ऑन्ड्रेट है। ऑन्ड्रेट के बाद में मिनिकॉय आता है। अब इसको किन किन नामों से रिप्रेजेंट करते थे? तो पुराने टाइम पे इसे लक्का द्वीप, ठीक है, मिनिकॉय इसका एक आइलैंड होने के कारण मिनिकॉय के नाम से भी इसे जाना जाता था, या इसे अमीन द्वीप के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो मलय भाषा मिनिकॉय के लोग बोलते हैं, और बाकी पूरे लक्षद्वीप के लोग मलयालम बोलते हैं। ठीक है, और एसटी मेनली यहाँ पर जितने भी मुस्लिम्स हैं वो एसटी में आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर मुस्लिम्स को एसटी में नहीं रखा जाता है। तो ये भी एक कॉम्पिटेटिव के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में अगर देखा जाए कि लक्षद्वीप का मैन्युफैक्चर किससे हुआ है, तो एटॉल रीफ से। मतलब उनके जितने भी ऊपर के आवरण होते हैं उनकी छोटी छोटी, जब वो इकट्ठा होते गए तो उनसे चल करके कहीं इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो एटॉल रीफ या मूंगा चट्टानों से लक्षद्वीप बना हुआ है। लक्षद्वीप के अलावा बे ऑफ बंगाल के अंदर पड़ता है अंडमान एंड निकोबार। आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन फ्लैग को, भारतीय तिरंगे को पहली बार कहां फहराया गया था, तो अंडमान निकोबार पर ही फहराया गया था। वो डेट है 30 दिसंबर 1943।
ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पहली बार यहीं पर और इसके कैपिटल पोर्ट ब्लेयर पे फहराया गया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक है सैडल पीक और ये 247 आइलैंड का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसे हम एक यूनियन टेरिटरी के रूप में मानते हैं। साथ में इंडिया का वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी एक है जिसका नाम है बैरन, जो इसी ग्रुप के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए कि इंडिया का सबसे साउथर्न पॉइंट या सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। लेकिन सन 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें ये पॉइंट अब डूब चुका है, अब दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अंडमान निकोबार कंप्लीट होने के बाद में यहां पर इसी के साथ में पड़ते हैं पुद्दुचेरी, ठीक है, पुद्दुचेरी, और यहां पड़ता है यनम, यह है पुद्दुचेरी, ठीक है। इसी के एक पार्ट यहां पर पड़ता है माहे, ठीक है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि पुद्दुचेरी का कौन सा हिस्सा है जो अरेबियन सी में पड़ता है, तो वो माहे है जो केरल के पास में है, यनम, पुद्दुचेरी और एक और पार्ट कराकल, ये तीनों पड़ते हैं कहां पर? बे ऑफ बंगाल में, और इसका एक पार्ट माहे पड़ता है अरेबियन सी में। ये चारों मिलाकर पुद्दुचेरी यूटी का निर्माण करते हैं। एक यहां पर गुजरात के जस्ट पास में पड़ते हैं दमन एंड दीव, ठीक है। तो एक ये भी अपनी यूनियन टेरिटरी है, हालांकि दमन एंड दीव को और दादर एंड नागर को अब कंबाइन करके एक यूटी कर दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको पूरा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से प्रीवियस लेक्चर को आपने अच्छे से समझा, ठीक है। उस पर लाइक्स और कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू।